Yes. So good evening friends and welcome to the revision class. अभी हमारे पास में बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा और अनलिमिटेड सिलेबस अपने को इनकम टैक्स का और इवेंचुअली होपफुली जीएसटी का भी कंप्लीट करना है. आज के दिन हम लोग इनकम टैक्स पे ही फोकस करेंगे और उसमें भी ऑब्वियसली यू नो कि कितना वास्ट है कि सिर्फ इतने सेशन में हम लोग पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग काफ़ी हद तक के बहुत कुछ अच्छे से कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट. और मैंने सोचा है कि आपके लिए ब्रॉडली 2 मॉड्यूल्स थे इनकम टैक्स में, तो आज के दिन फर्स्ट मॉड्यूल तो हम लोग पूरी करेंगे, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, जिसमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन तक आ जाता है, प्लस टाइम परमिट करता है तो आगे की मॉड्यूल के भी 2-3 छोटे वाले चैप्टर्स कर लेंगे. ओके क्योंकि अब यहाँ पर काम होगा पूरा 5th गियर में. ठीक है, सीधा गाड़ी शुरू हो गई सीधा 5th गियर में. ओके, आई एम नॉट श्योर आपकी पढ़ाई का स्टेटस कैसा है, आप लोगों ने घर पे कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है, बट वन थिंग आई नो कि आज से 1 महीना और कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम है. सो ये रिवीजन उसी को सोच के रखा है हमने कि एक बार, बहुत दिन हो गए इनकम टैक्स की क्लास को, एक बार क्विकली पूरा रिवाइज कर ले और फिर आपको जो कन्फ्यूजन है, कोई एरियाज है जिसमें कुछ छूट गया होगा, वो लिंक्स को हम लोग कंप्लीट कर लें. नाउ एट दिस स्टेज प्लीज डू नॉट रिफर टू एनी न्यू स्टडी मटेरियल. जो आपको बुक्स मैंने प्रोवाइड किया था दैट इज मोर देन इनफ. जो हम लोग ने क्लास के समरी नोट्स वगैरह बनाए थे बहुत बढ़िया है, उसी को हम लोग बेस बना करके रिवीजन करने वाले हैं अभी. और आरटीपी देखना है आपको आईसीआई की, उसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर्स आएंगे आईसीआई के, एक राउंड हो चुका है, एक और राउंड होता है, कैप्स की भी टेस्ट सीरीज है. तो इतना पूरा मटेरियल मिला करके मोर देन इनफ है. आई एम श्योर आप में से हर किसी की पूरी एमसीक्यू बुक भी अभी तक खत्म नहीं हुई होगी, शायद ही किसी की हुई होगी पूरी एमसीक्यू वाली जो बुक है, बिकॉज वो भी बहुत वास्ट है अपने आप में. इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट 1000 है और जीएसटी में 500 है. सो कई लोगों की तो होती ही नहीं है, फिर भी बोध ग्रुप क्लियर कर लेते हैं. तो जितना होता है उतना करने का, बाकी टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, बस समहाउ अपने को मार्क्स जोड़ना है. अब हम लोग क्विकली रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर्स. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, विच वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इस चैप्टर में 3 पार्ट्स थे. ओके, इस चैप्टर को मैं हार्डली 10 to 15 मिनट्स देने वाला हूँ. इस चैप्टर में 3 पार्ट्स थे. क्या क्या 3 पार्ट्स थे? एक था बेसिक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, दूसरा था टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्सेशन के जो स्लैब्स, और तीसरा था अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम एंड उसका एग्रीगेशन. तो जो पहला पार्ट था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, उसमें काम की चीज ये थी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम. याद है क्या आपको? अगर मैं इनकम को अपनी मर्जी से अप्लाई करता हूं तो फिर वो मेरी इनकम है. ओके, बट अगर मैं इनकम बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर वो इनकम क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, भले मुझे मिली बट इट डज नॉट बिलोंग टू मी, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू सम अदर पर्सन जिसके बिहाफ पे मैंने लिया, लाइक इफ आई एम अ को ऑथर, तो द डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन माई हैंड्स. ये मेन कॉन्सेप्ट था. उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स थे. रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड. कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड. देन इनकम कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है. इनकम्स लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है. इनकम्स अगर डिस्प्यूटेड है तो भी टैक्सेबल रहेगी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव द सेम. इनकम्स का जो टैक्सेबिलिटी का स्कोप है इट डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी. ये सब हम लोग ने देखा है. अब इनफैक्ट सेकंड चैप्टर में उसको भी डिटेल में देखना है हमको. तो ब्रॉडली ये सब चीज़ें थी एज फार एज द फर्स्ट पार्ट बेसिक्स अबाउट इनकम वॉज कंसर्न. फिर हम लोग ने देखा था स्लैब रेट्स, जिसमें जो सबसे बेसिक से बेसिक वाला स्लैब रेट है ओल्ड रिजिम वाला, वो तो सबको याद ही होगा. 0 to 2.5 लाख, नील 2.5 लाख to 5 लाख, 5%, 5 लाख to 10 लाख, 20%, 10 लाख के ऊपर 30%. दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज पर्संस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. याद है आपको ऐसा कुछ? एंड फर्दर इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको एप्लीकेबल होता है ये. बट अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 या उससे ज़्यादा है एंड वो रेसिडेंट है, तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 की जगह बन जाती है 3 लाख. अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है. और आगे का सेम. और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब कि इफ देयर इनकम, इफ देयर एज इज मोर देन और इक्वल टू 80 ईयर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर 5 लाख तक के नो टैक्स. हैविंग सेड दैट, इवन दो अगर बेसिक स्लैब रेट लग रहा है तो भी देयर इज अनदर बेनिफिट अवेलेबल टू इंडिविजुअल रेसिडेंट्स. कौन सा? रिबेट. अगर इनकम, टोटल इनकम 5 लाख रुपीस के अंदर है तो रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A
किधर गया रिबेट रिबेट रिबेट, ये रहा, है ना। रिबेट कितना मिलता है, अमाउंट ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। ये बेसिक स्लैब रेट्स हम लोग ने देखा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में फ्लैट रेट ऑफ 30% एप्लीकेबल है, एलएलपी पे भी 30% रेट है, याद है ऐसा कुछ। कंपनीज के दो कैटेगरी होती है, एक फॉरेन कंपनी और एक अदर देन फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। तो उस केस में क्या देखा था हम लोगों ने, कंपनीज के केस में अगर 1920 का टर्नओवर 400, ये देखिए 400 करोड़ के अंदर है, 1920 नहीं 2021 का, तो फिर 25% रेट, और अगर उससे ज्यादा था तो फिर 30% रेट, और अदरवाइज फॉरेन कंपनी के लिए 40% रेट। फिर हम लोग ने ये सब देखा ब्रॉडली। कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा अलग था, है ना। लोकल अथॉरिटीज का फर्म के जैसा ही था 30%, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या देखा था अपन लोगों ने, 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, मोर देन 20,000 30%। और अब ये सभी केस में सरचार्ज, मैंने आप लोगों को एक अमेंडमेंट वीडियो प्रोवाइड किया था रिसेंटली, आपने होपफुली टाइम निकाल करके देखा है, भले उसको आप थोड़ा फास्ट करके देख लो, जो जो चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है अपनी बैच में, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट लेटेस्ट बैच के हो, कुछ और पुराने बैच के। जो पहले की बैच के उन लोगों ने तो देखना ही देखना है अमेंडमेंट वीडियो, क्योंकि उन्होंने तो नवंबर 22 तक की तैयारी किया था। उसके बाद में कुछ नए चेंजेस एप्लीकेबल हो गए फॉर मई 23 एंड नवंबर 23। बट जिन्होंने अभी लेटेस्ट बैच में, अगस्त 22 बैच में जो स्टूडेंट्स थे आप में से कई, तो उनको भी एक बार देखना है, नोट से कंपेयर कर लो। कुछ चीज़ें हैं जो कि अमेंडमेंट वीडियो में आ गई हैं, जैसे कि हायर वाला सरचार्ज का रेट 112 वाले इनकम पे भी, उस पर टैक्स पे भी नहीं लगता है। और फिर सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा है, हम लोग ने क्लास में कुछ और पढ़ा था बट उसमें एक अमेंडमेंट था। ऐसी 2-3 जगह कुछ चेंजेस है, कुछ नोटिफिकेशन है, तो वो आपको ज़रूर देखना है। हो सकता है हम लोग ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिविजन पूरे अमेंडमेंट्स टच नहीं कर पाए, क्योंकि वो सेपरेटली ऑलरेडी कवर्ड है ना। अब उसमें से जो जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है वो कवरेज में आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, बट मैं स्पेशली अमेंडमेंट्स अभी 3 घंटा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और आपको प्रोवाइडेड है। इज दैट ओके? अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे, स्लैब रेट्स की बात किया हम लोगों ने। अब इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स अर्निंग मोर देन ₹50 lakhs, देयर इज अ स्पेशल सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। सरचार्ज एप्लीकेबल रहता है कितना, एट द रेट ऑफ 10%। ये सरचार्ज का चार्ट है। मोर देन 50 lakhs 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इनकम है तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर इनकम है तो 37%। और ये फाइनेंस बिल में इस साल अमेंडमेंट आया है, अगले साल से ये हटने वाला है, ये वाला जो हायर रेट है, लेकिन अभी तो है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट फर्दर चेंजेस। ओके, आपको अलग अलग टाइप के यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, चेंज हो गया वो हो गया, आपको थोड़ा ट्रस्ट करना है अपने एग्जिस्टिंग नोट्स पे प्लस अमेंडमेंट नोट्स, दैट इज सफिशिएंट। सिमिलरली जीएसटी में जो लेटेस्ट नोट्स अगर आपके पास है अगस्त 22 बैच में जो दिया था, प्लस जो मैंने कल ही टेलीग्राम में एक फाइल शेयर किया है आईसीआई की है, तो वो दोनों मिला करके दैट इज कंप्लीट। ओके, अब फर्म के केस में 1 करोड़ के ऊपर में 12%, डोमेस्टिक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 1 करोड़ से 10 करोड़ 7% सरचार्ज है, और 10 करोड़ के ऊपर 12% है आफ्टर द अमेंडमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉरेन कंपनी के लिए 2% एंड बाद में 5%। दीज आर द रेट्स ऑफ सरचार्ज। एंड आपको पता है, याद है मार्जिनल रिलीफ कैसे लगता था? इफ ड्यू टू सरचार्ज, if after the application of surcharge, if the increase in tax plus surcharge is more than the increase in income beyond the threshold point, तो उतने एक्स्ट्रा जो डिफरेंस था उसका मिल जाता था मार्जिनल रिलीफ, राइट? तो ये भी हम लोग ने देखा है। एंड ये जनरली हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो थ्रेशोल्ड पॉइंट रहता है उसके जस्ट कुछ पॉइंट ऊपर तक ही लगता है, एक लेवल के ऊपर तक के, उसके बाद में फिर टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से कम ही रहता है एक पॉइंट के बाद में। ये हम लोग ने सब चीजें देखा है अबाउट द बेसिक, ये जनरल रेट्स ऑफ टैक्स है। अब दूसरा क्या होता है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। उसमें क्या क्या देखा है हम लोगों ने स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में? जैसे कि कैपिटल गेन्स में देखा है हम लोगों ने 112, 112A, 111A। उसके अलावा लॉटरी विनिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह पे 30% रेट। दीज आर स्पेशल रेट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यू रिजीम, जो हम लोग ने चैप्टर 12 में देखा है। वैसे तो न्यू रिजीम, उसमें रेट्स कैसे, बड़े सिंपल हैं, 2.5 लाख तक नील, उसके बाद हर 2.5 लाख में 5% बढ़ रहा है, 15 लाख के ऊपर 30% है, वो न्यू रिजीम में था।
बट न्यू रिजिम भी अगर एप्लीकेबल है तो भी जो रेट्स, जो स्पेशल वाले रेट्स है स्पेशल इनकम्स पे, वो लगते रहेंगे। न्यू रिजिम भी अगर एप्लीकेबल है तो भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब वो जब रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएगा तो वहाँ पर से उसको देखेंगे हम लोग। और आपको पता है कि न्यू रिजिम वाले जो रेट सेट कम्स विद सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। सो देयरफॉर इनकम ही चेंज हो जाती है अपनी, और इनकम अगर चेंज हो गई तो क्या होता है, टैक्स मतलब अलग आएगा। So, आप एज इट इज नहीं कंपेयर कर सकते, आपको दोनों टैक्सेस को कंपेयर करना पड़ेगा आफ्टर कैलकुलेशन, बराबर। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनकम एंड अबाउट द टैक्स कैलकुलेशन, ब्रॉडली ये देखा था हम लोगों ने, और फिर इसके प्लेंटी क्वेश्चंस किया था क्लास में। अब वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स लॉ कंप्राइजेस ऑफ व्हाट है ना, इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स एंड नोटिफिकेशन सर्कुलर, उसका टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। देन इन सम स्पेशल केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is assessed in the previous year itself. Normally previous year की इनकम नॉर्मली कहाँ असेस होती है, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम इज अर्न। अब बट ये जो 5 केसेस हैं इसमें प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेबल हो जाती हैं ये 5 केसेस। आपको बस इसका ऐसे कीवर्ड्स ध्यान रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन केस कुछ थियरी क्वेश्चन आ गया तो। अदरवाइज इनकम टैक्स पार्ट में टू मच ऑफ थियरी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एमसीक्यूज में या कुछ स्पेशल थियरी क्वेश्चंस में वो लोग आपको थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इनकम टैक्स वाला पार्ट अलग टाइप का टफ आ रहा है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब फिर ये हम लोग ने देखा था कि फाइनेंस एक्ट 2022 का जो पार्ट 1 है उसमें असेसमेंट या 22-23 के रेट्स हैं, और ये पिछले फाइनेंस एक्ट में ऑलरेडी आ चुके थे पार्ट 3 में। इस बार जो पार्ट 3 है उसमें प्रीवियस ईयर 22-23 के रेट्स हैं, जो अगले साल असेसमेंट ईयर 23-24 के बन जाते हैं। ओके, ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इस बार का जो फाइनेंस एक्ट 23 का जो आ रहा है उसमें पार्ट 3 में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में असेसमेंट ईयर 24-25 के रेट्स रहेंगे, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 23-24 के, एंड ये अगले साल का पार्ट 1 बन जाएगा एंड सो ऑन। फिर ये सब हम लोग ने देखा। देन वी टॉक्ड अबाउट द टर्म, कुछ टर्म्स थे, असेसी नाम का टर्म था, असेसमेंट वाला टर्म था, फिर पर्सन की डेफिनेशन थी, तो वो तो बुक में थियरी दी है डायरेक्ट। असेसी मतलब एनी पर्सन बाय होम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल, एंड ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल टाइप ऑफ असेसी सच एज इन जिसके रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी और हु इज एन असेसी इन डिफॉल्ट फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन। अब मेन पार्ट पे आते हैं। वैसे तो आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से ये एग्जाम्शन वाले चैप्टर में कवर्ड है, लेकिन अपन इसी में पढ़ रहे थे क्योंकि एग्रीगेशन होता है। एग्रीकल्चरल इनकम में क्या होता है कि इफ यू आर अर्निंग रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस विच इंक्लूड्स बोथ बेसिक, मतलब कि जो स्प्राउटिंग के पहले वाले ऑपरेशंस रहते हैं लाइक सोइंग द सीड एंड देन वाटरिंग द प्लांट एटसेट्रा, एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, स्प्राउटिंग के बाद वाले जो ऑपरेशंस रहते हैं, दोनों चीज होना चाहिए तो एग्रीकल्चरल मानते हैं। अगर हम लोग सिर्फ प्लांट्स या प्रोड्यूस को परचेस करके सेल करने का काम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग हो गया, वो एग्रीकल्चरल नहीं हुआ, बराबर। देन सेकेंड वॉज एग्रीकल्चरल इनकम ऑल्सो मीन्स ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम दोज प्रोसेसेस विच आर कैरिड आउट बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। जरूरी नहीं कि आपने खुद एग्रीकल्चर करना है, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया है और वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो आपको जो रेंटल इनकम मिली उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर किया तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। अब इसका यूज डायरेक्टली थियरी में नहीं आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उसमें लिखा रहता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन नेपाल और पाकिस्तान कौन करेगा, और जर्मनी, जो भी देश का नाम लिखा रहेगा, बराबर। ऐसा प्रोसेस इज ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट में ले जाने लायक, और इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं करना है तब, क्योंकि उसके बियॉन्ड, जैसे कि हमने पढ़ा है शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया और उसकी प्रोसेसिंग करके शुगर बना लिया, तो जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है दैट इज बिजनेस, है ना। अगर हमने टी ग्रो किया और बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटेबल जो टी पाउडर रहता है तो वो हम लोग ने सेल किया, सो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर, जो फर्दर वाला प्रोसेस होता है। टी, कॉफी एंड रबर के रिस्पेक्ट में तो उन्होंने कंपोजिट इनकम के परसेंटेजेस दिए हैं, याद है क्या आपको? रबर का क्या है 60-40, 60
एग्रीकल्चरल और 40 बिजनेस। कॉफी किसमें? रबर में 65-35, ओके। और कॉफी जिसमें इट इज ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड, क्या रेशियो है? 75-25, ग्रोन एंड क्योर्ड है तो। बट अगर ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 60-40, जिसमें ज्यादा बिजनेस ऑपरेशन हो गया तो 25 की जगह वो पार्ट हो गया 40। और टी के केस में भी कॉफी के जैसा 60-40, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। ये सब कुछ नंबर्स वाली जो चीजें हैं ये आपके, मैंने पहले भी समझा, मार्क रहना चाहिए। और जिस दिन 2 बजे पेपर है उस दिन आप सुबह 8-9 बजे लेकर बैठे, 3 घंटे में पूरे नंबर्स वाले फिगर्स को और ये पार्ट्स को देख लिए, ताकि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें रहे। और भले शाम को 5 बजे के बाद भूल जाना, बिकॉज लेटर ऑन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप और प्रैक्टिस यू कैन ऑलवेज ओपन द बुक एंड रेफर, है ना। मेमोरी पे वैसे मार्क्स नहीं होना चाहिए, लेकिन रहता है, क्या करेंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ इनकम वॉज फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, वेयर द बिल्डिंग वॉज occupied by the cultivator or receiver on the land or in the vicinity of the agricultural land, which is building should be used in connection with agriculture and should be either subject to land revenue or local rates or located in rural area. यहाँ पर रूरल एरिया का भी एक डेफिनेशन था, या रादर अर्बन का डेफिनेशन था, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो वो अर्बन एरिया है, 10,000 से कम है तो रूरल। बट 10,000 से ज़्यादा है 1 लाख तक के हैं तो सिटी लिमिट्स के बियॉन्ड भी 2 किलोमीटर्स तक, याद है क्या, अर्बन। 1 लाख से 10 लाख तक के तो 6 किलोमीटर तक अर्बन, 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर्स तक अर्बन, ऐसा मानते थे। अर्बन एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है, बट अर्बन एरिया में आपको वहाँ के जो लोकल टैक्सेस है वो पे करना पड़ेगा, तो वहाँ के फार्म बिल्डिंग की इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, कोई इशू नहीं, ऐसा देखा था हमने। फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशंस थी एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में, उसमें 3-4 चीज़ें बाहर आती हैं कि अगर आप और कोई पर्पस के एग्रीकल्चरल लैंड को यूज करते हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू एग्रीकल्चरल इनकम। अगर इफ देयर इज गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड देन इट डज नॉट अमाउंट टू एग्रीकल्चरल इनकम, वो तो कैपिटल गेन हो गया। अब इसमें भी हम लोग ने देखा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट। उसमें भी अपन ने देखा है कि अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा, यूज करके बेचा, तो इट इज एग्जेम्प्ट, अलग बेचा नहीं, कंपल्सरी एक्विजिशन में गया, 2 ईयर से ज्यादा होल्ड किया था तो इट इज एग्जेम्प्ट। देयर वाज सम सेक्शन 1037 और 1038, उसमें एग्जेम्प्ट था वो। और बेचा अगर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लैंड बिल्डिंग में कितना था याद है, पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म 24 मंथ्स, है ना, तो वैसा। और अगर कंपल्सरी एक्विजिशन में 2 साल यूज करने के बाद गया तो इट बिकम्स एन एग्जेम्प्ट इनकम, और 2 साल से पहले देन इट इज टैक्सेबल शॉर्ट टर्म। Income from sapling or seedling grown in a nursery, whether it is agricultural income, yes, even though it is not carried out on a plot of land. नर्सरी मतलब कि आप बिल्डिंग के भी अंदर काम कर सकते हो, लेकिन स्टिल इट इज एग्रीकल्चरल इनकम। whereas ट्रेडिंग ऑफ सैपलिंग बाय इटसेल्फ इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि वहां आप ग्रो नहीं कर रहे हो, वहां आप सिर्फ परचेज करके सेल कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों पे भी कुछ बना के पूछ सकते हैं। वन पॉपुलर क्वेश्चन इज मूवी शूटिंग के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे दिया, एग्रीकल्चरल इनकम है कि नहीं है? नहीं है, इट इज टैक्सेबल इनकम, ये देखा है हम लोगों ने। और फिर इंपॉर्टेंट पार्ट देखा एग्रीगेशन या इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन केस ऑफ दोज पर्संस टू हुम स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल। क्या देखा हमने इसमें कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है एंड आपकी अदर इनकम्स, जो टोटल इनकम रहती है, इट एक्सक्लूड्स एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1), एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, विच इज नॉर्मली 2.5 lakhs, तो इंटीग्रेशन होता है, जिसमें हमको 3 स्टेप फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, फिर दोनों का डिफरेंस, उतना टैक्स आ जाएगा। इफेक्टिवली एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट है, बट उसके होने के कारण क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम के कारण क्या हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं। और क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर आके बैठ, उसके कारण बाकी इनकम ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सो इफेक्टिवली क्या हो जाता है ऐसे केस में, बताइए। इफेक्टिवली आपका टैक्स बढ़ जाता है और अल्टीमेटली स्टेप ए माइनस स्टेप बी इतना टैक्स देना है। उसके बाद में इफ एप्लीकेबल रिबेट विल बी अवेलेबल, और रिबेट अगर एप्लीकेबल है, रिबेट के लिए सिर्फ ये वाली इनकम देखते हैं,
दिस इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। और उसके बाद में सेस वगैरह जो है वो लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि फाइनली हर टैक्स कैलकुलेशन के बाद लगता है। सो दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। फिर एक हम लोग ने पढ़ा था, अगर एग्रीकल्चरल प्लस बिजनेस वाला रहा तो उसमें टी कॉफी रबर तो अपने डिस्कस किया, बट अदर प्रोसेसेस हैं, अदर प्रोडक्ट्स है जैसे शुगर केन, पैडी इनटू राइस वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमने बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में पढ़ा था। वैसे क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बिजनेस के लिए कॉस्ट मान लेते हैं, याद है क्या ऐसा कुछ, और बिजनेस में उतना डिडक्शन मिलता है, और फिर फर्दर बिजनेस में जो और खर्चे हुए उसका और डिडक्शन मिल जाता है। तो क्योंकि उसमें कोई रेशो नहीं है, हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए कोई रेशो नहीं दिया है, सिर्फ टी कॉफी रबर के लिए उन्होंने रूल्स में रेशो दिया है ऐसा। इज दैट क्लियर? सो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर। ओके, आपको कुछ कुछ लगता है जो चैप्टर डिस्कस हो रहा है उसके संबंधित, तो आप मुझे टोक करके पूछ सकते हो बीच में कुछ लगता है तो। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें दो पार्ट से, अगेन ब्रॉडली क्या दो पार्ट से, एक है कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है इंपैक्ट ऑफ इनकम। ये तो एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट है। तीसरा पार्ट है जिसमें हम डिटेल में देखते हैं इनकम्स डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, जिसमें काफी डेप्थ है। तो अब अगेन इस पे जनरली एग्जाम में ऑब्जर्व किया गया है, जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है उसका ए पार्ट इस पे आता है, 8 मार्क का 7 मार्क का, कंसिस्टेंटली ओवर सो मेनी एग्जाम्स आ रहा है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट देन जो पैटर्न दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हमको इंडिविजुअल का निकालना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशंस और चीज़ें हैं, बाकी लोगों के केस में उतना टेंशन नहीं है, बराबर। इंडिविजुअल के ब्रॉडली 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। कौन से 3 टाइप के बताइए? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बराबर। अब जो सबसे पहले रेसिडेंट है या नहीं है उसके लिए हम 2 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखते हैं। पहली कंडीशन है कि ही स्टेज फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो बन जाता है रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन है, चलो ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ही स्टेइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 60 डेज एंड ही स्टे इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स इज एटलीस्ट 365 डेज। पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स का जो टोटल स्टे है वो कितना है? 365 डेज है। तो इन दैट केस भी हम लोग उसको रेसिडेंट मान लेते हैं नॉर्मली। ये जो सेकेंड कंडीशन है ये कुछ केसेस में रिडेंडेंट हो जाती है, ये 60 की जगह 182 पकड़ लेते हैं। कौन से केसेस में? ये देखिए, इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट 60 की जगह 182, देन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसमें ये सेकेंड कंडीशन में 182 आने के कारण वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के थ्रू ही रेसिडेंट बन सकता है। फिर थर्ड में एक कंडीशन थी जिसमें कभी कभी 182 से रिप्लेस होता है और कभी कभी 120 से रिप्लेस होता है। ये कैसा केस था? ये स्पेशल केस है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड, जो पहले की कोई साल में शिफ्ट हो चुका है, इस साल वो सिर्फ इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, तो उस पर अप्लाई होता है। अगेन सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 182 नॉर्मली, बट अगर उसकी इंडियन इनकम या हम बोल सकते हैं टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है तो उसको मैं प्यार से क्या बोल रहा हूँ, इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से इक्वल या नहीं, 15 लाख रुपए से इक्वल है कि ज्यादा है? ज्यादा है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? तो हम लोग उसका 60 की जगह 120 लेंगे। इस साल 120 डेज अगर रहा तो वो बन सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक चार्ट है, ये भी हम लोग ने क्लास में देखा हुआ है ना। 15 लाख से ज्यादा है तो एग्जैक्ट 15 लाख है, जिसपे क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली एग्जाम में, तो शायद हमने क्लास में डिस्कस किया था। एग्जैक्ट अगर 15 लाख है तो फिर उस केस में 182 डेज देखते हैं, ठीक है। और अगर 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी इनकम? इंडियन इनकम। अब ये इंडियन इनकम में क्या क्या आता है? इनकम विच इज आइदर अक्रूड इन इंडिया और इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से कोई भी एक रहा तो आ गया, और इनकम विच इज अर्नड अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये एक स्पेशल इनकम होती है, ये है फॉरेन इनकम, बट ये किसके केस में इंक्लूड होती है? याद है आपको, NOR के केस में ये वाली इनकम टैक्सेबल होती है।
RNOR के केस में ये इसका समरी था एक। इंडियन इनकम मतलब कि इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो सबके हाथ में टैक्सेबल रहती है। ये एक स्पेशल फॉरेन इनकम होती है विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ये RNOR के हाथ में टैक्सेबल होती है। और ये इनकम को हम लोग उस 15 लाख के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। वो जो 15 लाख का कैलकुलेशन था ना, उसमें ये दोनों इनकम को इंक्लूड करते हैं, ये इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इनकम कौन सा है? अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया विच डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ, I mean which is not controlled from business, business is not controlled from India और profession is not set up in India, तो वो फिर प्योरली फॉरेन इनकम है, वो RNOR या NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। ये इसका एक बेसिक समरी है, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है ना, ये चार्ट्स भी आपको भेजा हुआ है। अब उस समय आपने नोटबुक में लिखा था या आपके पास में सॉफ्ट कॉपी, आपने रिवाइज तो किया ही होगा एक बार एटलीस्ट, अभी टेस्ट सीरीज भी हुई एक राउंड। अब लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका अभी भी कंप्लीट रीडिंग हो सकता है नहीं हुआ होगा, ठीक है, कुछ कुछ हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ बचा होगा, तो भी अभी टाइम है। अभी सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 9th से, तो 9th है ना, तो टाइम है आपके पास में, ये बहुत अच्छा टाइम। तो इसमें आप जो भी आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज और उसको कवर करते जाओ। खासकर जिनको बोध ग्रुप करना है उनके लिए बहुत हेक्टिक रहता है, जिनको सिंगल ग्रुप करना है उनके पास तो बढ़िया टाइम है, मतलब आप तो 2 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो हर चीज़, सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स। अभी अब तो ये जो सेकेंड कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन उसमें हमने क्या देखा कि 120 डेज के साथ चेक किया जाता है 60 की जगह, प्लस पिछले 4 साल का 365 तो होना ही चाहिए, बराबर है। उस कंडीशन के थ्रू वो क्या बन सकता है? रेसिडेंट बन सकता है, बट उसमें वो हमेशा किस टाइप का रेसिडेंट बनेगा? देखिए RNOR, उसके थ्रू अगर रेसिडेंट बना तो वो 120 डेज वाले क्राइटेरिया के थ्रू तो हमेशा RNOR बनेगा, ही कैन नॉट बिकम ROR, मतलब उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करना है। और जो पर्सन फर्स्ट कंडीशन के थ्रू रेसिडेंट बन गया या नॉर्मल सिनेरियो में 60 डेज वाले कंडीशन के हिसाब से रेसिडेंट बन गया, तो 60 डेज प्लस 365, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा? एडिशनल कंडीशंस। नाउ डू यू रिमेंबर द एडिशनल कंडीशंस फॉर ROR एंड RNOR? एडिशनल कंडीशंस 2 थी, दोनों सेटिस्फाई हुई तो ROR बनता है, अगर वैसे सेंस में देखें तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी कि इन द लास्ट 10 previous years he should have been a resident in at least 2 previous years as per the condition, and second, in the last 7 years he should have stayed in India for at least 730 days, बराबर है, तो वो बन जाता है ROR। अब एक और तरीका है जिससे पर्सन क्या बन सकता है? रेसिडेंट बन सकता है। ये एडिशनल कंडीशन वाली स्लाइड थी, पिछले 7 साल और पिछले 10 साल, राइट? ये सिर्फ इंडिविजुअल्स वगैरह के लिए हम इतना देख रहे हैं। एक और तरीका था जो रिसेंट अमेंडमेंट है 2-3 साल पुराने, डीम्ड रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1)(a), जिसका कोई कहीं टैक्स नहीं लग रहा है बट वो है अपना सिटीजन, ओके। इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हुज इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख। इंडियन इनकम बोले तो कौन सी इंडियन इनकम बोले तो ये और ये, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इनकम आर मोर देन 15 lakhs। तो ये जो पर्सन है जिसको दुनिया में और कहीं टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है एज पर हिज रेसिडेंशियल स्टेटस और एज पर द टैक्स लॉज ऑफ अदर कंट्रीज, तो ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसको लेकिन हम RNOR मानते हैं, उसको हम मानते हैं रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो देयरफॉर उसकी हम लोग कौन सी इनकम पे टैक्स करते हैं? सिर्फ इंडियन इनकम्स पे और फॉरेन इनकम जो कि इंडिया से जिसका बिजनेस कंट्रोल हो रहा है या प्रोफेशन सेटअप हुआ, उसकी जो एब्सोल्युटली फॉरेन इनकम्स हैं उस पर टैक्स नहीं करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? RNOR मानते हैं। डीम्ड रेसिडेंट कैन नॉट बिकम ROR। MCQs में अगर अभी तक के आपके कुछ बच्चे होंगे तो एटलीस्ट अपने MCQ बुक में हर चैप्टर में जितने ICI वाले हैं आखिरी के, वो उतने कर लो कंप्लीट, क्योंकि एटलीस्ट ICI ने जो सेट किया है वो एक स्टैंडर्ड आपको फैमिलियर रहना चाहिए। भले ही सेम टू सेम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले वाले भी बहुत सारे, जैसे इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट 1000 है, उसमें से 400-500 से ज़्यादा शायद पहले होंगे ICI के अलावा जो मैंने बना के दिए, लेकिन ICI वाले एटलीस्ट वो आप कर लो, तो उतना मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ये सब हम लोगों ने देखा, अब हम लोग क्या देखते हैं
कि इसके फिर क्वेश्चन है, अलग अलग इनकम्स दी रहती है, अलग अलग टाइप के पर्सन्स के केस में निकालो, तो कॉलम्स बना करके नोट्स लिख के करना है ना। आप जितना डिटेल में लिख सको अच्छा। सेक्शन नंबर, ब्रॉड सेक्शन नंबर याद रहा, अच्छी बात है लिख दो। सब सेक्शन के साथ रहा, याद रहा क्लियरली तो लिख दो, नहीं तो फिर यू कैन स्किप इट अगर श्योर नहीं हो तो। अब 4 टाइप की इनकम्स होती है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये चारों टाइप की इनकम इंडियन इनकम होती है। इसमें से ये और ये डिफाइंड नहीं है। ये वाली इनकम में क्या क्या आता है, वो आरपीएफ में अगर 12% के ऊपर इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया तो, या एनपीएस में इंप्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो, या आरपीएफ में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 9.5% से ज़्यादा वो, तो वो डीम टू बी रिसीव्ड हो जाता है। भले ही वो एम्प्लॉय को हाथ में इस साल अभी नहीं मिला उसके खुद के सेविंग अकाउंट में, लेकिन आरपीएफ अकाउंट में तो आ गया है एक्सेस। और डीम टू अक्रू ये मेजर है। तो ये अगर इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया हो जाती है तो क्या होता है, तो फिर वो इंडियन इनकम हो जाती है। देन इट बिकम्स टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स, रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, आर, एनओआर एंड एनआर। खैर, अब उस पर आने के पहले इंडिविजुअल के अलावा एचयूएफ होता है। एचयूएफ के लिए हम क्या देखते हैं कि करता नहीं, वो तो बाद में, पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। अगर पार्टली या होली इंडिया में सिचुएटेड है तो हम मानते हैं रेसिडेंट है, होली इंडिया के बाहर है तो हम मानते हैं नॉन रेसिडेंट, याद है क्या। और अगर रेसिडेंट है तो हम लोग एडिशनल कंडीशन करता की चेक करते हैं। अगर करता एडिशनल कंडीशंस दोनों को सेटिस्फाई करता तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, आरओआर, किसको, एचयूएफ को। और अगर करता एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग उसको आर एनओआर मानते, बराबर है। फिर फर्म का तो सिंपल ही था, बस पहला ही क्राइटेरिया है क्या, पार्टली या होली कंट्रोल इंडिया से है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। ये वाले रेसिडेंट को आरओआर की तरह ट्रीट करते हैं। कंपनी के केस में था, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी भी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो रेसिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। ब्रॉडली ये 4-5 टाइप के पर्सन्स के लिए था। अब ये जो हमने देखा, अगर इनकम इंडियन इनकम हो गई तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल पर्सन्स इन इंडिया, बराबर। अब उसमें डीम टू अक्रू इन इंडिया, जो चौथा वाला जो पार्ट है, उसमें ही मेन डिस्कशन होता है अपना, विच आर द इनकम्स विच आर डीम टू अक्रू इन इंडिया। तो इसमें देखिए, ये हम लोग जब पढ़ते भी थे तो ये 3-4 पॉइंट्स तो बहुत फास्ट हो जाते थे अपने, ये 1, 2, 3 और ये वाला। सैलरी टू नॉन रेसिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में काम करने के लिए सैलरी मिली, इट इज डीम्ड टू बी इंडियन इनकम। यस, सैलरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, हाँ, इट इज डीम्ड टू बी इंडियन इनकम। बट क्या स्पेशल बात थी यहाँ पे, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7), ये वाला जो था, फॉरेन अलाउंसेस एंड परक्विजिट, ओके, गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। देन डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो डीम्ड टू बी इंडियन इनकम, क्योंकि उसका इफेक्टिवली सोर्स तो इंडिया है। ये 3 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। और फिर जो लास्ट वाला है, अ रेसिडेंट गिविंग अ गिफ्ट एक्सीडिंग ₹50,000 पर एनम, कौन सा सेक्शन था गिफ्ट वाला, सेक्शन 56(2)(10), टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी इज डीम्ड टू बी इनकम अक्रूड इन इंडिया फॉर सच रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहे हैं अपन, तो देयर इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, इनकम को इंडिया के बाहर डाइवर्ट कर देंगे वो लोग उस तरीके से। तो ये 4 तो छोटे छोटे थे। फिर ये 2 हम लोग ने देखा था जो डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इनकम विच आर अक्रूइंग और अराइजिंग थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, एसेट और अ सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन बहुत बड़ा वर्ड था, उसमें कुछ इंक्लूड होता है, कुछ नहीं होता है ना। बिजनेस कनेक्शन नॉर्मली व्हाट डज इट मीन, अ पर्सन, हाँ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आपका इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस है या एजेंट है जो एक्सक्लूसिवली एंड होनली आपके बिहाफ पे इंडिया में काम कर रहा है, राइट। आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर, आप मतलब नॉन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकता है, या क्या क्या कर सकता है, स्टॉक होल्ड करता है सेल करने के लिए, ओके, या ही हैज द राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन योर बिहाफ। तो ये इसका भी हम लोग ने एक छोटी सी समरी बनाए थे।
है ना, कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स, सिक्योर्स ऑर्डर्स फॉर द नॉन रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी उसको बिजनेस कनेक्शन मानते हैं। देखिए हर थियोरी के पॉइंट को आप बुक से एग्जाम के टाइम अभी रिवाइज नहीं कर पाओगे एकदम वर्ड टू वर्ड, तो उसके लिए जितना समराइज कर सको समरी नोट्स में लिख लिया अच्छा है, बुक में मार्क कर लिया अच्छा है, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दोस थिंग्स। एकदम ऑल टुगेदर छोड़ना भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ट्रांजैक्शन वैल्यू जहाँ 2 करोड़ के ऊपर है या नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज़्यादा है, इक्वल या मोर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विच कंस्टिट्यूट्स बिजनेस कनेक्शन। बट व्हाट डज इट एक्सक्लूड? परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया merely फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, बिजनेस ऑफ न्यूज एजेंसी, ओके, जहां पूरा उसकी इनकम बाहर ही कमा रहा है, या शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया जिसमें जो ओनर्स है वो सब हमने देखा था ना, दे आर मेनली नॉन रेसिडेंट्स, डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स, और जनरल एजेंट है ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, मतलब कि वो जो एजेंट है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली नॉन रेसिडेंटली काम नहीं करता है, वो जनरली सबके लिए काम करता है, तो फिर वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता है, याद है। अब होली एंड एक्सक्लूसिवली हम तब भी मानते हैं अगर नॉन रेसिडेंट या उसकी कोई कंट्रोलिंग कंपनी हो गई या कोई एसोसिएट कंपनी हो गई जिसका कॉमन कंट्रोल है, उन लोग के लिए काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, तो भी वो एजेंट एक्सक्लूसिव एजेंट माना जाता है। ये सब दिया था आपको एकदम फाइन प्रिंट में। तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में सिचुएटेड है तो हम लोग मानते कि इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, ऐसा। देन किधर गया ये बिजनेस कनेक्शन के अलावा प्रॉपर्टी कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, उससे इनकम हो रही है, लाइक रेंटल इनकम हो गई या तो फिर कोई और तरीके से प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। कैपिटल गेन इनकम तो अलग से लिखा भी है क्लैरिटी के लिए। अब कैपिटल एसेट को इंडिया में सिचुएटेड कब मानते हैं? जब वो फिजिकली सिचुएटेड है तो मानते ही है, जैसे लैंड या बिल्डिंग, लेकिन कभी कभार कैपिटल एसेट इंडिया में इंटेंजिबल तरीके से राइट्स के थ्रू सिचुएटेड रहता है, लाइक you are the owner of shares in a foreign company which derive their value substantially from the assets located in India। वोडाफोन वाले केस में अमेंडमेंट आया था, अगर आपके पास राइट या इंटरेस्ट है इन फॉरेन कंपनी शेयर्स, जो कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखोगे तो एसेट्स आर डिराइविंग देयर वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो शेयर्स कहाँ पर सिचुएटेड है, they are also situated in India, बराबर है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट situated in India और deemed to be situated in India। बट वो जो शेयर्स रहते हैं जिसको हमने deemed to be situated in India मान लिया, क्योंकि इनडायरेक्टली वो एसेट्स इंडिया में थे उस कंपनी के, तो वो शेयर्स के डिविडेंड इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहती है, बिकॉज वैसे तो वो शेयर्स फॉरेन कंपनी के ही हैं, है ना, बस इस पर्पस के लिए हमने उसको डिमिफिकेशन लगाया है। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या कि पूरा एकदम उड़ रहा है, एकदम एक कुछ राइट साइड से जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड से, कुछ ऊपर से, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें रहेगी जो एकदम टाइम पे स्ट्राइक नहीं होगी, क्योंकि आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब एक के ऊपर एक चलता रहता है, ओवरलैपिंग होता है, और एक ही सब्जेक्ट में भी कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब आगे क्या है, ये वाला इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फी। इसमें भी मेन बात क्या है कि अगर इसके बदले में जो मनी मिला या सर्विसेज मिली, अगर वो इंडिया में यूटिलाइज किया है तो इनकम इंडियन इनकम है। प्लेस वेयर द सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड इज रिलेवेंट एंड नॉट वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड। याद है क्या, रॉयल्टी, टेक्निकल फी हम बोलते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो उसके अलावा और क्या रहता है इसमें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के केस में मनी को इंडिया में यूटिलाइज किया तो इंडियन इनकम है, बट इसके लिए कुछ रूल्स बनाए उन्होंने कि जो पे कर रहा है वो कौन है, देखते हैं। जो पेयर ऑफ इंटरेस्ट है, अगर जो पेयर ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ही है, तो ये लेंडर के लिए जो इंटरेस्ट इनकम हुई इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। पेयर अगर मतलब बोरोअर, पेयर ऑफ इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट है तो नॉर्मली क्या मानते हैं कि लेंडर को इंटरेस्ट इनकम इंडिया में हुई है, क्योंकि उसने जो पैसा दिया वो कहाँ नॉर्मली यूज हो रहा होगा, इंडिया में, अनलेस दे कैन प्रूव कि वो इंडिया के बाहर कोई बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, राइट। एग्जाम्पल्स भी दिया था आपको। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट बोरोवर है जो कि इंटरेस्ट पे करता है, तो इन दैट केस द इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया नॉर्मली, अनलेस इट इज प्रूवन दैट द नॉन रेसिडेंट बोरोवर हैज अप्लाइड द मनी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ओनली इन इंडिया।
यहाँ अदर सोर्सेज वर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था उस समय से साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है AB डिविलियर्स, उसको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने से स्टीव स्मिथ ने पैसा उधारी पे दिया है, ओके। एंड AB डिविलियर्स ने इंडिया में रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया है, तो वो पैसों से तो जो इंटरेस्ट इनकम होगी किसकी, स्टीव स्मिथ की, दैट विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। बट AB डिविलियर ने इंडिया में रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू नहीं किया, बट इंडिया की कोई कंपनी के शेयर्स खरीद के रखा है, तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस नहीं है डायरेक्टली, तो फिर उस केस में इनकम विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, क्योंकि यहाँ अदर वर्ड नहीं लिखा था। ये पॉइंट पे खेलते हैं वो लोग। और रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो राइट टू यूज द एसेट देता है, और या तो फिर टेक्निकल सर्विसेज देता है। नॉर्मली वही बात है, इंडियन गवर्नमेंट अगर पेयर है, सर्विस रेसिपिएंट है, तो नॉर्मली इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया फॉर द प्रोवाइडर। रेसिडेंट अगर देता है, नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर की इनकम इंडिया में हो रही है, एक्सेप्ट इफ इट इज यूज्ड फॉर यूटिलाइज अल्टीमेटली फॉर बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, बराबर। और अगर नॉन रेसिडेंट अगर पेयर है तो क्या मानते हैं कि इट इज नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया एक्सेप्ट इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्सेज इन इंडिया। यहाँ अदर सोर्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा था, ये एक छोटा सा डिफरेंस था, इसलिए दो अलग अलग इसके चार्ट्स बनाया था मैंने। ये इसका पूरा समरी है। अब आई होप आपने हर चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क किया है जो आपको देखना है लीडिंग अप टू द एग्जाम, जिससे एक रिवीजन हो जाता है। जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में दे आर मच मोर देन सफिशिएंट। कम लग रहे किसी को तो बताना, ठीक है, तो और भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर 6 महीने और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कहाँ है अपने पास में, है ना, टाइम का ही कंस्टेंट रहता है। ओके, सो दैट्स इट। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या क्या ध्यान देना है, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें रेंट आ रहा है, तो रेंट जब भी आते हैं तो ध्यान से क्या लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो वैसे तो दूसरे चैप्टर का पार्ट है। कई सैलरी आती है बाय चांस, तो सैलरी में लेना होता है अगेन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, भूलना नहीं है ना। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें रहती है जिसको हम लोगों को कंसीडर करना है। फिर कुछ कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट होती है, उसका ध्यान रखना है, जैसे फॉरेन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होता है ना। फिर यस, बाकी की बातें तो है ही। फिर डिविडेंड इनकम पहले यूज्ड टू बी एग्जेम्प्ट बट नाउ इट इज टैक्सेबल। और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, पहले उसको इनकम में ऐड करना ही है, लेकिन बाद में सेक्शन 80 TTA या 80 TTB, सीनियर सिटीजन्स के लिए 80 TTB, उसमें डिडक्शन मिल जाता है। 80 TTA में कितना मिलता है, मैक्सिमम 10,000 तक, TTB में मैक्सिमम 50,000 तक, दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। तो वो ध्यान रखना है, कई बार ना हम उसको एक तरफ लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ लेना भूल जाते हैं, तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाती है। ऐसा कुछ मार्किंग करते हो, चलो। इज दैट क्लियर? देन थर्ड चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था, कौन सा, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें ब्रॉडली एक सेक्शन 10 था, एक सेक्शन 10AA था, बहुत ही सिंपल था। उसके बहुत सारे पार्ट्स तो अपन सेपरेट चैप्टर्स में ही पढ़े, बट जो इधर पढ़े थे उसमें क्या क्या था, ये एक एसिसेट वाला, वो भी देखते हैं। HUF अगर अपने मेंबर्स को देता है तो मेंबर्स के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट होती है। फर्म अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को देता है तो इनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। इसमें बाकी भी पढ़ा हुआ है अपन ने, याद है क्या कुछ, कि फर्म अगर अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट या सैलरी देता है, कुछ याद है क्या? तो कुछ हद तक के फर्म को डिडक्शन मिलता है, उतने हद तक पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल रहता है, उसके ऊपर पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं रहता है। चैप्टर 6A नंबर का चैप्टर अपन ने बुक में पढ़ा था अलग से, वो भी देखेंगे, राइट। फिर अगर नेचुरल डिजास्टर या तो फिर डिजास्टर के वक्त में अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इंडिविजुअल लीगल हेयर को कॉम्पेंसेशन देती है, सो इट इज एग्जेम्प्ट, है ना। मतलब पहले ही वो बेचारा पीड़ित है तो और टैक्स लगा देंगे तो ठीक नहीं, लेकिन अगर कोई NGO वगैरह कॉम्पेंसेशन देते हैं इट इज टैक्सेबल, या कोई कंपनी को अगर कॉम्पेंसेशन मिलता है इट इज टैक्सेबल। तो जो लिखा है एग्जेम्पशन इज वेरी लिमिटेड। फिर यहाँ ये चैप्टर में मेन अपन ने कौन सा देखा था, मेन अपन ने देखा था इंश्योरेंस वाला, याद है क्या, कौन सा था? नॉर्मली अगर लाइफ इंश्योरेंस में अपने को कुछ बोनस या सम अश्योर्ड या मैच्योरिटी वैल्यू वगैरह मिलती है, नॉर्मली क्या पढ़ा था, इट इज एग्जेम्प्ट बट सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस। याद है क्या कुछ? नॉर्मली दीज अमाउंट्स आर एग्जेम्प्ट बट समटाइम्स दे आर टैक्सेबल। तो प्रीमियम जो देते हैं उसमें एग्जेम्प्ट है कि एग्जेम्प्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि प्रीमियम में अपन क्या देखते हैं, प्रीमियम में अपन क्या देखते हैं कि डिडक्टिबल है कि नॉट डिडक्टिबल है। प्रीमियम का क्या होता है, 80C
में डिडक्शन मिलता है प्रीमियम का, वो भी एक लिमिट तक के। वो लिमिट याद है आपको? पॉलिसी अगर 1/4/2012 के पहले लिया है, 2003 से 2012 के बीच में लिया है, तो कितना रह सकता है? 20%। उतने तक के प्रीमियम रहा तो डिडक्शन मिल जाता है, उसके ऊपर का नहीं मिलता है। और यही लिमिट है एग्जेम्पशन के लिए भी। हर साल आपका प्रीमियम इस पॉलिसी में 20% के अंदर रहना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। 2012 के बाद की पॉलिसीज में कितना हो चुका है? 10%। और 2013 के बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो पॉलिसी लिया है लाइफ पे, उसमें 15% तक। इसके ऊपर अगर प्रीमियम चला गया तो क्या होगा? तो ऐसी पॉलिसी का जो बाद में आपको पैसा मिल रहा है तो दैट विल बिकम टैक्सेबल। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर डेथ पे मिलता है तो इट इज स्टिल एग्जेम्प्ट। याद है क्या ऐसा कुछ? ये 3 थे। यूलिप वाला पॉइंट शायद आपके सिलेबस से कट गया था, मैंने आपको मार्क करवा दिया था, कट गया है करके, डिस्काउंट मिल गया आपको। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अ पॉलिसी टेकन जनरली बाय द एम्प्लॉयर on the life of its employee or an important person, agent, etc. related to the business, even if such policy is assigned to any other person during the term of the policy. याद है क्या? तो ये पॉलिसी कोई पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ली जा रही है, बिजनेस के फ्यूचर लॉसेस को मीट किया जा सके इसलिए ली जा रही है ना? तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन भी मिलेगा प्रीमियम पे किया तो एम्प्लॉयर को, और जो आखिरी में पैसा मिला एम्प्लॉयर को मिला तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉय को असाइन कर दिया था पॉलिसी खत्म होने के पहले, मैच्योरिटी के पहले, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। और अगर अदरवाइज एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर वगैरह को मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी को अगर टर्म के बीच में ट्रांसफर भी कर दिया तो भी इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है क्या? देन सेक्शन 80DD पॉलिसी। 80DD में वैसे क्या पढ़ा है अपन लोगों ने कि फ्लैट डिडक्शन मिलता है, याद है क्या कुछ? कितना? 75,000 फॉर नॉर्मल मतलब डिसेबिलिटी वाला केसेस एंड 125 फॉर सीवियर डिसेबिलिटी, जहाँ 80% से भी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत डिडक्शन मिल जाता है। तो वो पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में बाद में जब पैसा मिल रहा है तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ अदरवाइज वो पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, एक एक्सेप्शन में कवर्ड है। इज दैट ओके? तो इतना एक्सेप्शन है लाइफ इंश्योरेंस का। फिर हम लोगों ने और क्या देखा था? देखिए आरपीएफ पीपीएफ वगैरह का हम सैलरी चैप्टर में अभी देख लेंगे। फिर हम लोग ने देखा था रिगार्डिंग ये एनपीएस, उसमें अगर पार्शियल विड्रॉल किया तो देखिए पूरा खत्म कर दिया तो 60% एग्जेम्प्ट है, और अगर पार्शियल विड्रॉल किया तो 25% ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तक के एग्जेम्प्ट है। पार्शियल विड्रॉल किया तो उसके 2 एग्जेम्पशन के सेक्शंस थे। एनपीएस से जो हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, बराबर है, तो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनपीएस। अब ये सबको मिलता है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज को मिलता है ना? जो एम्प्लॉयज है उन्हीं का रहेगा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। और डेथ के केस में एनपीएस से पूरा पैसा मिल रहा है तो इन दैट केस इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। देन उसके अलावा फिर छोटे छोटे ही थे बाकी के एग्जेम्पशंस, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं थे। एक सेक्शन 1032 था रिलेटेड टू माइनर चाइल्ड की इनकम, है ना, 1500 रुपीज़, तो वो हम लोग 64(1)(a) के साथ में पढ़ने ही वाले हैं। जहाँ इनकम क्लब होती है वहाँ उतना एग्जेम्पशन मिल जाता है साथ साथ में, ध्यान में है क्या? फिर हमने देखा था SEZ वाला पॉइंट, सेक्शन 10AA, जो कि जिसका सनसेट क्लॉज हो चुका है, लेकिन इस डेट के पहले अगर बिजनेस सेटअप किया है SEZ में, न्यू बिजनेस जहाँ से आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, इट कैन बी अ सर्विस बिजनेस, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का आपको कुछ हद तक के क्या मिलता है? यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, और आखिरी 5 साल 11 से 15 वाले ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, जिसको अल्टीमेटली यूज किस चीज के लिए करना है? अगले 3 साल में प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है? तो उतना हमको मिल जाता है एग्जेम्पशन, राइट, टाइम टू टाइम, ईयर 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। तो इन दिस केस अब यहाँ पर मेन अपने को क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कैलकुलेशन वाले, प्रोराटा वाले, जिसमें अपने को क्या दिया रहता है? टोटल प्रॉफिट और टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो बड़ा आसान है, बताइए मुझे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन
टोटल टर्नओवर रेशियो। एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे फिर 100% या 50% जो एप्लीकेबल है लगाना है, डिपेंडिंग कि ये पहले 5 साल में है या अगले 5 साल में है या 30 से सेट ऑफ 5 ईयर्स में है, राइट। और फिर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपने 1405 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में ये बिजनेस सेटअप करना है। इट कैन नॉट बी सेटअप बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, एंड इसकी कुछ कंडीशंस है ना, सीए का सर्टिफिकेट लगता है एंड अदर थिंग्स जो हम लोग ने देखा था। इज दैट क्लियर टिल हियर? तो इसमें मेन कैलकुलेशंस आते हैं, और इसमें क्वेश्चन में आप लोग को याद होगा क्लास में अपने को किए थे तो गलती भी हुई थी क्या, कि अपने को एक कॉलम में कंपनी का डेटा दिया था और एक कॉलम में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का दिया था, तो हमको एसईजेड का माइनस करके निकालना था और फिर उस पर रेशियोज वगैरह लगाना था। ध्यान था आपको? अब कभी एग्जाम में देखना एसईजेड यूनिट का अलग से डेटा दिया है तो सिर्फ उसी पे काम करना है, अगर टोटल दिया है और डोमेस्टिक वाले का अलग से दिया है तो एसईजेड का माइनस करके निकालना है। सो ओवर द इयर्स बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आईसीएआई ने पूछा हुआ है, ठीक है। सो इस चैप्टर से ब्रॉडली इतना ही यहाँ पर पढ़े थे, बाकी कुछ चीज़ें हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, सैलरी चैप्टर में या कैपिटल गेन्स में, जहाँ जहाँ का एग्जाम्शन है। ऑलराइट, फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप पन्ने पलटा करके देख सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। बोलिए यहाँ तक के समझा? ठीक है, अभी अपन लोग 7 PM से वापस से रिज्यूम करते हैं, 4 मिनट्स का ब्रेक।